या दूसरे सत्र का समापन करने हेतु मुझे यहाँ बुलाया गया है। इस सत्र का समापन करने की जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा मुझे दी गई है, इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस दूसरे सत्र में साथियों 3 विषय रखे हैं। इसमें पहला विषय है बंगाल की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं माइनॉरिटी की सभी तरह की समस्याओं का समाधान राष्ट्रव्यापी संगठन एवं राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने से ही संभव है। एक गंभीर चिंतन। इसमें दूसरा विषय है बंगाल में बीजेपी पार्टी के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सांसद व विधायकों द्वारा ग्रेटर कूच बिहार राज्य एवं जंगल महल अलग राज्य बनाने की मांग करना और बीजेपी के ही नेताओं के द्वारा यह कहना कि इन लोगों का यह निजी विचार है, पार्टी का विचार नहीं है। ऐसा प्रचार करना, क्या इसके पीछे ब्राह्मणों का कोई षड्यंत्र है? और तीसरा विषय है महापुरुषों द्वारा निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन की आवश्यकता है और संगठन के कार्यकर्ताओं में अनुशासन का होना अनिवार्य है। ये 3 विषय है और 3 विषय की अध्यक्षता एवं समापन करने में जा रहा हूँ। साथियों, इसमें पहला और तीसरा जो विषय है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। पहला विषय है बंगाल की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं माइनॉरिटी की सभी तरह की समस्याओं का समाधान राष्ट्रव्यापी संगठन एवं राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने से ही संभव है। और इसको जोड़कर ही दूसरा विषय है कि महापुरुषों द्वारा निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन की आवश्यकता है और संगठन के कार्यकर्ताओं में अनुशासन का होना अनिवार्य है। पहले इन 2 विषय के बारे में चर्चा करेंगे और बाद में जो तीसरा विषय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, विषय के अगर हम मुद्दे बनाते हैं तो 3 मुद्दे इसमें है। एक है SC, ST, OBC और इनमें से कन्वर्टेड धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों की समस्याएं, और दूसरा है राष्ट्रव्यापी संगठन और तीसरा है राष्ट्रव्यापी आंदोलन। इन 3 मुद्दों को अगर ध्यान में लिया जाए तो इस विषय को हम न्याय दे सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा कर सकते हैं। साथियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इनमें से जो धर्म परिवर्तन किए हुए लोग हैं उनकी समस्याएं। साथियों, एक है समस्या और एक है समस्या का सिद्धांत। समस्या का सिद्धांत क्या है? गुलाम लोगों की समस्या होती है, आजाद लोगों की कोई समस्या नहीं होती। ये पहला सिद्धांत है। आज भारत में SC की समस्या है, ST की समस्या है, OBC की समस्या है और इनमें से जो भी धर्म परिवर्तित हुए लोग हैं उनकी समस्याएं है। इसका मतलब जिनकी समस्या होती है वो गुलाम होते हैं। इसका मतलब इनकी समस्या है इसलिए ये गुलाम है। आज भारत में यूरेशियन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी कोई समस्या नहीं है, इसका मतलब वो आजाद है। तो 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली, क्या इस आज़ादी से हमारा कोई फायदा हुआ? आज 14 अगस्त है और आज रात 12 बजे 75वां साल शुरू होने जा रहा है और भारत सरकार 16 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2021 तक ये आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव मनाने जा रही। स्वर्ण महोत्सव मनाने के बजाय अगर वह विशेष सत्र का आयोजन करते, संसद का विशेष सत्र बुलाते और इस 75 सालों में आज़ादी का किस किस को फायदा हुआ, इस पर अगर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं,
समीक्षा करते हैं तो इसका कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन ये केवल उत्सव मना रहे हैं, रौप्योत्सव मना रहे हैं, लेकिन आजादी के 75 साल की समीक्षा नहीं कर रहे। तो जिनकी समस्या होती है वो गुलाम होते हैं, जिनकी समस्या नहीं होती वो गुलाम नहीं होते। अनुसूचित जाति की समस्या है मतलब अनुसूचित जाति गुलाम है, अनुसूचित जनजाति की समस्या है मतलब अनुसूचित जनजाति गुलाम है, अन्य पिछड़े वर्ग की समस्या है मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग गुलाम है। और इनमें से जो भी धर्म परिवर्तन किए हुए लोग हैं इनकी भी समस्या है मतलब ये गुलाम है। और यूरेशियन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की कोई समस्या नहीं, इसका मतलब वो आजाद है। अभी हमारी जो 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, लगभग 100 करोड़ के आसपास लोग हैं, तो इनकी मूलभूत समस्याएं क्या है? जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब मूलभूत समस्या थी रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद फिर 3 नई समस्या आई, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार, और एक है मनोरंजन। ये 7 हमारी मौलिक समस्याएं हैं। क्या इन मौलिक समस्याओं का आज समाधान हुआ है? साथियों, भारत के संविधान में जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 47 है, वो राइट टू लिव विथ डिग्निटी है। मतलब जीना है लेकिन प्रतिष्ठा के साथ जीना है। अगर उसका रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या का समाधान होता है तो प्रतिष्ठा के साथ जी सकता है। अगर उसकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है, वो प्रतिष्ठा के साथ मतलब राइट टू लिव के साथ जी सकता है। और ये फंडामेंटल राइट में है। 21 जो है फंडामेंटल राइट में है और 47 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। तो हमारी किसी भी मौलिक समस्याओं का आज तक समाधान नहीं हुआ। इसलिए जो समस्या है उसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। इसलिए समस्या का दूसरा सिद्धांत है साथियों, जो समस्याएं पैदा करते हैं वो समस्याओं का समाधान नहीं किया करते। यूरेशियन ब्राह्मणों ने यहां जाति व्यवस्था का निर्माण किया, वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया, अस्पृश्यता का निर्माण किया, गैर बराबरी का निर्माण किया, भेदभाव का निर्माण किया, विषमता का निर्माण किया और समस्या ही समस्याओं का निर्माण किया। तो जो लोग समस्याओं का निर्माण करते हैं वो समस्याओं का समाधान नहीं किया करते। मतलब इसका दूसरा एक अर्थ निकलता है कि जिनकी समस्या है उनको ही अपनी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। समस्या अगर एससी की है, एसटी की है, ओबीसी की है, एनटी की है, डीएनटी की है, विजेएनटी की है और इनमें से धर्म परिवर्तित किए हुए लोगों की है, तो उनको ही अपनी समस्याओं का समाधान करना होगा। दूसरा कोई भी आदमी इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं आएगा। ना ऊपर से आएगा, ना नीचे से आएगा, ना दाहिने से आएगा, ना बाएं से आएगा, ना आगे से आएगा, ना पीछे से आएगा। गीता में लिखा है मैं आऊंगा, भगवान विष्णु ने लिखा है मैं आऊंगा और धरती पर आकर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने विष्णु को भारत पर आने के लिए पाबंदी लगाई है। मतलब भारत का संविधान विष्णु को धरती पर आने के लिए अलाउ नहीं करता। तब से मतलब 26 जनवरी 1950 से आज तक किसी भी भगवान की मां ने भगवान को पैदा नहीं किया, कोई भी अवतार पैदा नहीं हुआ। भारतीय संविधान का ये चमत्कार है। और अगर विष्णु आ भी गया तो पश्चिम बंगाल की किसी भी वोटर लिस्ट में विष्णु का नाम नहीं है। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो चुनाव के लिए खड़ा नहीं रह सकता। अगर चुनाव के लिए खड़ा नहीं रहा तो एमपी नहीं बन सकता, एमपी नहीं बना तो पीएम नहीं बन सकता और पीएम नहीं बना तो हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। गीता में आगे यह भी लिखा है कि मैं आऊंगा लेकिन दुर्जनों का नाश करने के लिए आऊंगा, राक्षसों का संहार करने के लिए आऊंगा। तो दुर्जन कौन है, राक्षस कौन है? एससी, एसटी, ओबीसी और एनटी, डीएनटी, विजेएनटी और इनमें से धर्म परिवर्तन किए हुए लोग तो है। एक तो आने वाला नहीं है और आ भी गया तो हमारा ही सत्यानाश करने वाला है। इसका मतलब
कि हमारी समस्या का समाधान हमें करना होगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। साथियों, दोनों प्रकार की तंत्र व्यवस्था होती है, एक भगवान तंत्र है और एक लोकतंत्र है। भगवान तंत्र में भगवान ही समस्या का निर्माण करता है और भगवान ही समस्या का समाधान करता है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन लोकतंत्र में लोग ही समस्या का निर्माण करते हैं और लोगों द्वारा ही समस्या का समाधान करना होता है। और इसके लिए बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था निर्माण की, अगर गांव की समस्या है तो समाधान करने के लिए ग्राम पंचायत बनाई, अगर तहसील की समस्या है तो समाधान करने के लिए तालुका पंचायत बनाई, जिसको पंचायत समिति भी कहा जाता है, अगर जिले की समस्या है तो समाधान करने के लिए जिला परिषद बनाई, अगर राज्य की समस्या है तो समाधान करने के लिए विधानसभा विधान परिषद बनाई, और देश की समस्या है तो समाधान करने के लिए संसद बनाई, लोकसभा बनाई और राज्यसभा बनाई। और दुनिया की समस्या है तो दुनिया की समस्या का समाधान करने के लिए यूनो बनाई, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया। यह है लोकतंत्र। मतलब लोकतंत्र में लोगों द्वारा समस्या निर्माण की जाती है और लोगों द्वारा ही समस्या का समाधान करना पड़ता है। यह व्यवस्था लोकतंत्र में है। ऐसी व्यवस्था होने के बावजूद भी हमारे किसी भी समस्या का आज तक समाधान नहीं हुआ। होने के बावजूद भी क्यों नहीं हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उसी दिन से संविधान के विरोध में काम शुरू हुआ। संविधान का ना अमल करने का काम शुरू किया, इसलिए हमारे किसी भी मौलिक समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ। यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है साथियों। फ्रीडम ऑफ द कंट्री हुआ है, लेकिन फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं हुआ है। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को यह कहा था, पूछा था कि आप भारत में ब्राह्मणों को आजादी दे रहे हो तो उनको पूछो तो सही कि आप फ्रीडम ऑफ द कंट्री मांग रहे हो और हम भी आपको दे रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने देश के लोगों को फ्रीडम ऑफ द पीपल और फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री दे रहे हो? देश में रहने वाले लोगों के लिए आजादी दे रहे हो? उन्होंने आज तक ये नहीं दी। हम इस देश के मूल निवासी है, इस देश के बाशिंदे हैं, फिर भी हमें यह आजादी नहीं मिली। अभी वो डेवलपमेंट का प्रचार कर रहे हैं, विकास का प्रचार कर रहे हैं, और अभी भी इस विकास में डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं हो रही। देश का विकास हो रहा है, लेकिन देश में निवास करने वाले मूल निवासी लोगों का विकास नहीं हो रहा है। इसका मतलब है आज तक हमारे आजादी के 75 साल तक, रौप्य महोत्सव तक, किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। दूसरा मुद्दा है साथियों कि हमारी आखिर समस्या क्या है। हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एनटी डीएनटी के लोग हैं। इनमें से धर्म परिवर्तन किए हुए जैन है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, लिंगायत है और सिख है। तो हमारी असल में समस्या क्या है साथियों? तो हमारी समस्या है ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणशाही, ब्राह्मणी धर्म, और इससे निर्माण वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, इससे निर्माण महिलाओं की गुलामी, आदिवासियों का अलगीकरण, ओबीसी पर शूद्रत्व थोपना और गैर बराबरी, भेदभाव, विषमता, ये हमारी असली समस्या है। हमारी असली समस्या क्या है? हमारी असली समस्या है ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणशाही, ब्राह्मणी धर्म, इससे निर्माण वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, महिलाओं की गुलामी, आदिवासियों का अलगीकरण, ओबीसी पर शूद्रत्व थोपना, एनटी डीएनटी को जबरदस्ती गुनहगार बनाना, और जितने भी हमारे धर्म परिवर्तन किए हुए लोग हैं उनको गुलाम बनाना, यह हमारी असली समस्या है। और इस समस्या का आज तक समाधान नहीं हुआ है। क्या यह समस्या, ब्राह्मणवाद की समस्या, ब्राह्मणशाही की समस्या
ब्राह्मणी धर्म की समस्या, वर्ण व्यवस्था की समस्या, जाति व्यवस्था की समस्या, अस्पृश्यता की समस्या, गैर बराबरी की, भेदभाव की, महिलाओं की गुलामी की समस्या, आदिवासियों के अलगीकरण की समस्या, ओबीसी पर शूद्रत्व थोपने की समस्या और एंटी डीएनटी लोगों को गुनहगार बनाने की समस्या जो है, ये क्या ये कलकत्ता की समस्या है केवल? क्या ये वेस्ट बंगाल की समस्या है केवल? तो ये समस्या देशव्यापी है, राष्ट्रव्यापी है, भारतव्यापी है। मतलब समस्या का जो प्रभाव क्षेत्र है वो देशव्यापी, भारतव्यापी, राष्ट्रव्यापी है। अगर समस्या का प्रभाव क्षेत्र देशव्यापी, भारतव्यापी, राष्ट्रव्यापी है और उसका समाधान करना है तो साधन कैसा होना चाहिए? अगर उसका समाधान करना है तो साधन भी देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी, भारतव्यापी होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो संगठन है, इन समस्याओं को समाधान करने के लिए जो संगठन बनाया, वह संगठन देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी, भारतव्यापी होना चाहिए। अगर समस्या देशव्यापी तो संगठन देशव्यापी, समस्या राष्ट्रव्यापी तो संगठन राष्ट्रव्यापी, समस्या भारतव्यापी तो संगठन भारतव्यापी। जैसी बीमारी वैसी दवा। अगर हम मछली पकड़ने के लिए किसी तालाब में जाते हैं, पश्चिम बंगाल में ज्यादा मछली खाते हैं, खाना खाते समय मछली खाए बिना उनको मतलब वो अच्छा नहीं लगता, मछली खाते ही है। अगर हम किसी तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो मछली पकड़ने वाला आदमी जो जाल फेंकता है, वो जाल जहां तक गिरता है वहां की मछलियां जाल में आती है, लेकिन जहां जाल नहीं गिरता वहां की मछलियां कैसे आएंगी? तो ये नेटवर्क है, समस्या का नेटवर्क जहां तक है वहां तक समाधान करने के साधन का भी नेटवर्क होना चाहिए। इसलिए अगर हमारी समस्या राष्ट्रव्यापी है तो साधन भी इसको, इस समस्या का समाधान करने के लिए साधन भी राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। अगर हमारी समस्या देशव्यापी है तो इस समस्या का समाधान करने के लिए साधन भी देशव्यापी होना चाहिए। अगर हमारी समस्या भारतव्यापी है तो इस समस्या का समाधान करने के लिए संगठन नाम का साधन भी भारतव्यापी होना चाहिए। हर चीज का तर्क संगत अगर हमें जवाब मिलता है तो ही काम बन सकता है, अन्यथा काम नहीं बन सकता। इसलिए साथियों, विषय में जो आपने लिखा है कि देशव्यापी समस्या का समाधान करना है, राष्ट्रव्यापी समस्या का समाधान करना है, भारतव्यापी समस्या का समाधान करना है, तो समाधान करने के लिए संगठन नाम का साधन भी भारतव्यापी, देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। अगर हमारी समस्या राष्ट्रव्यापी है, देशव्यापी है, भारतव्यापी है और हमने कोलकाता में संगठन निकाला, हमने केवल पश्चिम बंगाल में संगठन निकाला, तो समस्या का समाधान तो होगा नहीं, समस्या ज्यों का त्यों रहेगी। इसलिए समस्या का प्रभाव क्षेत्र देखकर समस्या के समाधान करने के लिए साधन का प्रभाव क्षेत्र निर्धारित करना चाहिए। अगर इन समस्याओं का समाधान करना है तो साधन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। अगर साधन राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी है तो ही इस राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। दूसरा मुद्दा है साथियों कि समस्या का प्रभाव क्षेत्र को देखकर यह करना चाहिए। राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी होना चाहिए। एक है राष्ट्रव्यापी समस्या है तो राष्ट्रव्यापी संगठन, दूसरा इस विषय में लिखा है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बगैर हमारी किसी समस्या का समाधान संभव नहीं है। साथियों, आज तक 40 साल तक संगठन चलाया, अभी हम आंदोलन चलाने जा रहे हैं। 40 साल तक संगठन चलाया, अब आंदोलन चलाने जा रहे हैं। और ये 40 साल तक 4 दीवारों के अंदर संगठन चलाने की कोशिश की, जागरण द्वारा, प्रबोधन द्वारा, परिसंवाद द्वारा, अधिवेशन द्वारा, केडर कैंप द्वारा, मीटिंग द्वारा। और ये संगठन 40 साल तक बनाया, लेकिन कुछ बातें इससे ध्यान में आई कि संगठन से सीमित लोग जागृत होते हैं, लिमिटेड लोग जागृत होते हैं, और आंदोलन से संख्या में ज्यादा लोग जागृत होते हैं, अनलिमिटेड लोग जागृत होते हैं। मॉब जागृत होता है, मास जागृत होता है, समूह जागृत होता है। दूसरी एक बात ध्यान में आई समीक्षा करने के बाद कि संगठन को दुश्मन डरता नहीं।
क्योंकि संगठन से लिमिटेड लोग जागृत होते हैं। लेकिन आंदोलन से दुश्मन डरता है क्योंकि आंदोलन से संख्या में ज्यादा लोग जागृत होते हैं। तो रणनीति में चेंज करते हुए और 36 में से 31 राज्यों में संगठन को प्रस्तापित करने के बाद अभी वाम से बढ़ाने के बजाय आंदोलन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि एक तो दुश्मन डरना भी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित होकर इस संगठन के साथ, आंदोलन के साथ जुड़ने चाहिए। एक जागतिक लेवल का सर्वे हुआ, उसमें कहा गया है अगर आप केवल बातें करते हो तो 15 या 20% लोग जागृत होते हैं, और जब आप कोई कार्य करते हो तो लगभग 65% लोग जागृत होते हैं। मतलब अगर बड़ा काम करते हो, रैली निकालते हो, धरना देते हो, भारत बंद करते हो, जेल भरो करते हो, ऐसा अगर कार्यक्रम करते हो तो कार्यक्रम को लोग देखते हैं और देखने के बाद उससे जुड़ते हैं। लेकिन बोलने से ज्यादा नहीं जुड़ते, लेकिन प्रत्यक्ष कृति करने से, एक्शन करने से, क्रिया करने से लोग ज्यादा जुड़ते। और इसलिए अब तक संगठन चलाया, अब आंदोलन चला रहे हैं। संगठन क्यों आंदोलन चला रहे हैं? क्योंकि संगठन से सीमित लोग जागृत होते हैं और संगठन को दुश्मन डरता नहीं। आंदोलन क्यों चला रहे? क्योंकि आंदोलन से संख्या में ज्यादा लोग जागृत होते हैं और दुश्मन भी डरता है। और जैसे ही वाम से अपने आंदोलन शुरू किया, रस्ते पर का आंदोलन शुरू किया, परिवर्तन यात्रा शुरू की, 5 मार्च 2019 को भारत बंद किया और 29 जनवरी 2020 को फिर दूसरा भारत बंद किया, और इससे दुश्मन डर गया। इसका सबूत क्या है? 5 मार्च 2019 को जब भारत बंद किया, पूरा भारत बंद किया, तब उन्होंने जो 200 पॉइंट रोस्टर लाया था, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और पहला ही 13 पॉइंट रोस्टर फिर दोबारा कायम करना पड़ा। और जब 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया तो जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी सीएए पर, एनआरसी पर और एनपीआर पर बार बार बोल रहे थे, दिन रात बोल रहे थे, 24 घंटे बोल रहे थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अब वो अमित शाह भी इस पर नहीं बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी इस पर नहीं बोल रहे। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव जम गया है और राष्ट्रीय स्तर पर इस लोगों ने इसका कॉग्निजेंस लिया है। इस बात से प्रेरणा लेकर, इस बात की समीक्षा करके आंदोलन के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं और आंदोलन चलाने के लिए काम आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आंदोलन का डायरेक्ट संबंध मॉब से है, आंदोलन का डायरेक्ट संबंध लोगों से है, आंदोलन का डायरेक्ट संबंध क्राउड से है, आंदोलन का डायरेक्ट संबंध मास से है। क्योंकि संगठन केवल क्लास के लिए है और आंदोलन मास के लिए है। और क्लास कितना है? 2%, 2 या 2 से 5% तक मास है। मास का मतलब क्लास, और क्लास का मतलब पढ़ा लिखा वर्ग। और मास कितना है? लगभग 95% से 98 तक मास है। और ये हमारा सारा मास मतलब बहुजन समाज, और सारा उनके नियंत्रण में है। उनके नियंत्रण से हमारे मास को, बहुजन समाज को 95 से लेकर 98% लोगों को बाहर निकालने के लिए आंदोलन का होना जरूरी है। और इसलिए हम राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहिए, इस बात की हम कार्यकर्ताओं को जानकारी होनी चाहिए। इतना ही नहीं साथियों, संगठन से समस्या का समाधान करने में विलंब लगता है। तीसरा कारण है, या चौथा भी हो सकता है, संगठन द्वारा किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए विलंब लगता है, लेकिन आंदोलन द्वारा किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए विलंब नहीं होता। आप आंदोलन शुरू करते हो और कभी कभी वहां समस्या का समाधान भी हो सकता है। यह भी एक कारण है कि अब संगठन, राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया है, अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, आंदोलन की शक्ति संगठन में होती है, संगठन की शक्ति यूनिट में होती है, यूनिट की शक्ति पदाधिकारी में होती है,
पदाधिकारी की शक्ति कार्यकर्ता में होती है और कार्यकर्ता की शक्ति समाज में होती है, मास में होती है। इसलिए भी हम यह आंदोलन शुरू कर रहे हैं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना रहे हैं। फिर से सुन सकते हैं आप कि आंदोलन की शक्ति संगठन में होती है, संगठन की शक्ति यूनिट में होती है, यूनिट की शक्ति पदाधिकारी में होती है, पदाधिकारी की शक्ति कार्यकर्ता के अंदर होती है और कार्यकर्ता की शक्ति समाज के अंदर, मास के अंदर, लोगों के अंदर, क्राउड के अंदर, जन समुदाय के अंदर होती है। इसलिए अभी संगठन के बजाय आंदोलन चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए सारी ताकत, सारे संसाधन उसके लिए लगा रहे। साथियों, इसके आगे का मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि हमारे मूल निवासी महापुरुषों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं था। हमारे मूल निवासी महापुरुषों का राष्ट्रव्यापी संगठन था, देशव्यापी संगठन था, भारतव्यापी संगठन था, स्वावलंबी संगठन था और स्वाभिमानी संगठन था। ऐसा नहीं कि हमारे महापुरुषों का संगठन नहीं था, पर वो जो संगठन था हमारे मूल निवासी महापुरुषों का, वो देशव्यापी था, राष्ट्रव्यापी था, भारतव्यापी था, स्वावलंबी था, स्वाभिमानी था। लेकिन पुनः पैक्ट की वजह से उसका सत्यानाश हुआ। 24 सितंबर 1932 को गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो पुनः पैक्ट हुआ, उस पुनः पैक्ट की वजह से हमारे मूल निवासी महापुरुषों का जो राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी, स्वावलंबी और स्वाभिमानी आंदोलन था, समाप्त हो चुका, डिस्ट्रॉय हो चुका, तहस नहस हो चुका। हमारे मूल निवासी महापुरुषों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, इसके सबूत क्या है? इसका एक नंबर का सबूत है साथियों, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने की वजह से, भारतव्यापी आंदोलन होने की वजह से, देशव्यापी आंदोलन होने की वजह से 1918 को बाबा साहब अम्बेडकर को साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने अपनी उम्र के 27वें साल में मेमोरेंडम देने का अवसर मिला। अगर हमारा राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे अछूत इंसान को साउथ ब्यूरो के सामने अपना मेमोरेंडम देने का अवसर नहीं मिलता। दूसरा सबूत है कि हमारे मूल निवासी महापुरुषों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। कौन सा? 1928 को जब साइमन कमीशन भारत में आया तो उस साइमन कमीशन के सामने भी मेमोरेंडम देने का अवसर बाबा साहब अम्बेडकर को मिला, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने की वजह से, देशव्यापी आंदोलन होने की वजह से। इतना ही नहीं, 1932 को जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन को जाने का और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहने का भी अवसर उनको मिला। यह अवसर उनको राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी और स्वावलंबी, स्वाभिमानी आंदोलन होने की वजह से मिला। मैं सबूत दे रहा हूं कि हमारे मूल निवासी महापुरुषों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, देशव्यापी आंदोलन था, भारतव्यापी आंदोलन था, वो स्वावलंबी था और स्वाभिमानी था। 1942 को 20 जुलाई 1942 को अंग्रेज लोगों ने उनको बुलाया दिल्ली, और दिल्ली बुलाकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 कैबिनेट खातों का मंत्री पद दिया, 4 मिनिस्ट्री दी उनको। अगर उनके पास राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी, स्वावलंबी, स्वाभिमानी आंदोलन नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। अंग्रेजों ने बुला कर दिया, क्योंकि 18, 19 और 20 जुलाई 1942 को नागपुर में, महाराष्ट्र की उपराजधानी, बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन लिया और जिसमें 75,000 कार्यकर्ता थे, 50,000 पुरुष और 25,000 महिलाएं थी। जब ये अंग्रेजों ने देखा कि बाबा साहब का आंदोलन राष्ट्रव्यापी बन गया, देशव्यापी बन गया, भारतव्यापी बन गया, स्वावलंबी और स्वाभिमानी बन गया, तो उन्होंने उनको दिल्ली बुलाया और 4 खातों का कैबिनेट दिया। आज हमारे लोगों को दूसरे के पीछे भागना पड़ता है, दूसरे के पीछे लोगों बनना पड़ता है, लेकिन बाबा साहब को अंग्रेजों ने बुला कर दिया। इसका मतलब हमारे मूल निवासी महापुरुषों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इतना ही नहीं, जब 1946 में
संविधान सभा का चुनाव होने जा रहा था, तो संविधान सभा के चुनाव में आपके ही बंगाल के 4 जिलों ने, बोरीशाल, ये जो 4 जिले थे आपके बंगाल के, जसोर, खुलना, बोरीशाल, इन 4 जिलों ने बाबा साहब को चुनाव कर दिया। वहां मुस्लिम लीग की सरकार थी, प्रजा राज्य पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार थी। दोनों ने मिलाकर बाबा साहब को बुलाया और बुलाकर कहा कि नेहरू ने, सरदार पटेल ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपको रिजर्व सीट नहीं दी, आपके लिए सुरक्षित चुनाव क्षेत्र नहीं दिया, इसलिए आप आ जाओ बंगाल में और यहां से चुनाव लड़ो, हम चुनाव कर देंगे। तो खुलना, जसोर, फरीदपुर और बोरीशाल, ये 4 जिलों ने बाबा साहब को चुनाव कर दिया। अगर बाबा साहब का राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं होता तो आपकी, बंगाल वालों की और बाबा साहब की पहचान कैसे होती? बंगाल वालों का और बाबा साहब का रिश्ता कैसे होता? बंगाल वाले बाबा साहब को कैसे बुलाते? ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने की वजह से, देशव्यापी आंदोलन होने की वजह से, भारतव्यापी आंदोलन होने की वजह से उनको पता चला कि महाराष्ट्र का कोई आदमी पूरे भारत के अछूतों के लिए लड़ रहा है, इसलिए उनको बुलाकर वहां से खड़ा किया और वहां से वो चुनाव जीते और संविधान सभा में चुनकर गए। अगर राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी आंदोलन नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जब यह बात नेहरू के ध्यान में आई कि हमने रोक लगाई, हमने उनके लिए सिक्योर चुनाव क्षेत्र नहीं छोड़ा, तो वो सेफगार्ड नहीं दिया, तो वो कहां गए? बंगाल में गए। तो जिन 4 जिलों ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनकर भेजा था, उन 4 जिलों को आज ही के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान भेज दिया। आज ये 4 ही जिले पाकिस्तान में हैं। तो बाबा साहब को बहुत गुस्सा आया। इसका दूसरा एक मीनिंग निकलता है कि बाबा साहब का संविधान सभा का मेंबरशिप रद्द हो गया, वो पाकिस्तान के असेंबली के सदस्य हो गए, संविधान सभा के सदस्य बन गए। फिर बाबा साहब ने लंदन गए, लंदन से प्रेशर किया नेहरू पर, और फिर नेहरू ने 1947 को बंबई से बैरिस्टर जयकर को रिजाइन देकर बाबा साहब को चुनवा कर लाया और फिर संविधान सभा में गए। अगर राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं होता, देशव्यापी आंदोलन नहीं होता, तो बाबा साहब को दोबारा वहां नहीं जाने का अवसर नहीं मिलता। और वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने की वजह से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद जो संविधान लिखा, उस संविधान में 69 आर्टिकल्स हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लिए लिखे, एससी के लिए लिखे, एसटी के लिए लिखे, ओबीसी के लिए लिखे, एनटी डीएनटी के लिए लिखे, और जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उन सारे 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के लिए उन्होंने संवैधानिक अधिकार बहाल किए। यूरेशियन ब्राह्मणों ने जो मनुस्मृति लिखी थी, और मनुस्मृति ने हमारे लोगों को जिन अधिकारों से वंचित किया था, वो सारे मौलिक अधिकार बाबा साहब ने संविधान द्वारा दिए। राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने की वजह से, देशव्यापी आंदोलन होने की वजह से, भारतव्यापी आंदोलन होने की वजह से, स्वावलंबी आंदोलन होने की वजह से और स्वाभिमानी आंदोलन होने की वजह से संभव हुआ। इसका मतलब कि भारत में देशव्यापी, भारतव्यापी, राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, और इसलिए हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो गया था भारतीय संविधान के द्वारा। लेकिन बाबा साहब जाने के बाद और हमारी नासमझी के वजह से, बाबा साहब जाने के बाद और हमारी नासमझी के वजह से एक नई परिस्थिति आई। इसलिए साथियों, आज जो स्थिति है वो ये है, अगर आज हमारे मूल निवासी महापुरुषों का भारतव्यापी, देशव्यापी, स्वावलंबी और स्वाभिमानी आंदोलन समाप्त हो गया है, आज हमारे सभी मूल निवासी महापुरुषों का भारतव्यापी, देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी, स्वावलंबी और स्वाभिमानी आंदोलन समाप्त हो गए, और इसका कोई मुझे एक कारण पूछे, बहुत कारण है, लेकिन कोई मूल कारण पूछे तो उसका मूल कारण है पुणे पैक्ट। और पुणे पैक्ट की वजह से हमारा जो स्वाभिमानी और स्वावलंबी आंदोलन था, देशव्यापी था, खत्म हो चुका। बाबा साहब इसलिए कहते थे कि पुणे पैक्ट डिसफ्रेंचाइज आवर पीपल,
हमें वोट का तो अधिकार दिया, लेकिन पुनः पैक्ट ने वोट के अधिकार से हमें प्रभावहीन कर दिया। इसलिए बाबा साहब ऐसा कहते थे कि हम जिसको चुनना चाहते हैं वह चुनकर नहीं जाता, और जिसको चुनना नहीं चाहते वो चुनकर जाता है। मतलब वोट के अधिकार का कोई उपयोग नहीं हो। दूसरा सबूत है साथियों, आज का ताजा सबूत है, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार में 303 एमपी है, और उन 303 एमपी में एससी एसटी के 77 एमपी है। अगर 303 एमपी में से सांसदों में से 77 एससी एसटी के सांसद जो पुनः पैक्ट की ओर से, पुनः पैक्ट के द्वारा चुनकर आए हैं, उनको अगर माइनस किया जाए तो 226 बचते हैं। किसी भी सरकार को अपनी सरकार बहुमत में चलाने के लिए 272 चाहिए, 272। अगर एससी एसटी के 77 ने समर्थन वापस लिया तो बीजेपी के बचते हैं 226। इसका मतलब बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार आज गिर सकती है। मतलब उनकी सरकार हमारे बलबूते पर है, हमारी ताकत पर है। हमारे जो पुनः पैक्ट के द्वारा एससी और एसटी के जो सांसद चुनकर वहां गए हैं और उनको उन्होंने समर्थन दिया है, उनके ऊपर नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की केंद्र की सरकार है। और उनके आधार पर, उनकी ताकत पर नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार हमारे खिलाफ निर्णय ले रही। किसके खिलाफ निर्णय ले रहे? किसानों के खिलाफ निर्णय ले रही है, कामगारों के खिलाफ निर्णय ले रही है, विद्यार्थियों के खिलाफ निर्णय ले रही है। इतना ही नहीं, आरक्षण के खिलाफ निर्णय ले रही है, प्रमोशन के खिलाफ निर्णय ले रही है। ये सारे निर्णय हमारे विरोध लिए जा रहे हैं, और ये सारे निर्णय एससी एसटी के 77 सांसद नरेंद्र मोदी के सरकार में होने के बावजूद लिए जा रहे हैं। हमारे एमपी खुद, एससी एसटी के जो एमपी है वो खुद गुलाम हैं, और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को भी यूरेशियन ब्राह्मणों के पार्टी के गुलाम बनाना चाहते हैं। यह आज की सबसे बड़ी समस्या उभर कर आए हैं साथियों। इसलिए हमारे एमपी उनके गुलाम है, और हमारा समाज हमारे एमपी का गुलाम है, और हमारे एमपी हमारे समाज को दुश्मन का गुलाम बनाना चाहते। इसलिए फिर से दोबारा इस राष्ट्रव्यापी, भारतव्यापी, देशव्यापी स्वावलंबी और स्वाभिमानी आंदोलन का पुनरुज्जीवन करना चाहिए। एक राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए, समस्या का समाधान करना है, और दूसरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारी हर समस्या का समाधान हो सकता है, और इस तैयारी में हम लग चुके हैं, लगे हुए हैं। तभी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की सभी मौलिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस दिशा में पश्चिम बंगाल ने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, एक होता है आंदोलन और एक होती है आंदोलन की आवश्यकता। एक होता है आंदोलन, एक होती है आंदोलन की रिक्वायरमेंट। तो आंदोलन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो जो साधन संसाधन लगते हैं, वो सारे साधन और संसाधन वेस्ट बंगाल ने अपने हिस्से के साधन संसाधन संगठन को देना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा किया तो हमारे मूल निवासी महापुरुषों का जो राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी आंदोलन है, उसका फिर से पुनरुज्जीवन हो सकता है और होना भी चाहिए। अगर साधनों का निर्माण करना अनिवार्य होगा, और इसके लिए बंगाल ने या बंगाल के लोगों ने अपने हिस्से की बुद्धि, अपने हिस्से का समय, अपने हिस्से का हुनर, अपने हिस्से का पैसा और अपने हिस्से का श्रम करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस देश में दोबारा राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी स्वावलंबी और स्वाभिमानी आंदोलन का पुनरुज्जीवन किया जा सकता है, और बहुत बड़े पैमाने पर बामसेप के द्वारा, बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब द्वारा ये आंदोलन का पुनर्निर्माण हो चुका है। बस अभी जो बचा खुचा काम बाकी है, उस काम को अंजाम देने के लिए आपको आगे आना होगा। इसके साथ जोड़कर साथियों एक दूसरा विषय है कि महापुरुषों द्वारा निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन की आवश्यकता है।
साथियों, बामसेप का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। जो महापुरुषों ने निर्धारित किया हुआ उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही हम कुर्बान हो रहे, अपनी जान लगा रहे, अपनी उम्र लगा रहे, अपनी जिंदगी लगा रहे, सब कुछ लगा रहे। हमारा अपना कोई निजी मकसद नहीं है, निजी उद्देश्य नहीं। और महापुरुषों का उद्देश्य था व्यवस्था परिवर्तन। ये जो खड़ी व्यवस्था है उसको अड़ी करना था, ये वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल करना था, ये विषम व्यवस्था है उसको सम करना था। तो महापुरुषों का जो उद्देश्य है वो महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठन बनाया। तो ऊपर का जो अभी जिस विषय पर मैंने बोला वही विषय नीचे है कि महापुरुषों द्वारा निर्धारित उद्देश्य पूरा करने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए। अब हम बना चुके हैं राष्ट्रव्यापी संगठन, क्योंकि ये जो बामसेप संगठन है 36 में से 31 राज्यों में है, 726 जिलों में से 566 जिलों में है, 5410 तहसीलों में से 4645 तहसीलों में है, 55,000 ब्लॉक में से 22,000 ब्लॉक में है, 6,28,221 गांवों में से 1,65,000 गांवों में है, और 6,000 जातियों में से लगभग 4,225 जातियों में यह संगठन काम कर रहा है। इसका मतलब आधे से ज्यादा राज्यों में, आधे से ज्यादा जिलों में, आधे से ज्यादा तहसीलों में और आधे से ज्यादा जातियों में संगठन काम कर रहा है। इसका मतलब राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी हम बना चुके हैं इसको। अब इस संगठन के माध्यम से, संगठन शक्ति के द्वारा हमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना है। और आंदोलन खड़ा करने के लिए या सफल होने के लिए मेश्राम साहब हमेशा अपने भाषण में 3 चीजों का जिक्र करते हैं। नंबर 1, शक्ति होनी चाहिए संगठन की, हमारे पास है। शक्ति होनी चाहिए संगठन की, हमारे पास है। दावपेच होने चाहिए नेतृत्व के, वो भी हमारे पास है। समर्थन होना चाहिए समाज का, लोगों का, जनता का, रैयत का, वो हमारे पास जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं। और इसके लिए तो हमने जन आंदोलन शुरू किया है, क्योंकि जन आंदोलन के माध्यम से ही लोगों का समर्थन मिलेगा, और समर्थन मिलने के बाद ही हम जो चाहते हैं वो भारत में होगा। क्योंकि वो जो समर्थन है, समर्थन से जनशक्ति खड़ी हो, जनसमर्थन से जनशक्ति खड़ी होगी, और जनशक्ति के द्वारा हम भारत में बड़ा आंदोलन, बड़ा काम कर सकते हैं। अगर हमने भारत में बड़ा काम किया, बड़ा आंदोलन किया, फॉर एग्जाम्पल भारत बंद या जेल भरो, तो पूरे देश का ध्यान हमारी तरफ आएगा और हमारा राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी आंदोलन बनने में वो सहायता सिद्ध करेगा। इसलिए साथियों, हम लोगों को राष्ट्रव्यापी संगठन के द्वारा अभी राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना है। और बामसेप का अपना कोई निजी मकसद नहीं है। बामसेप के सारे एक्टिविस्ट, सारे कार्यकर्ता, सारे जो कार्यकर्ता है वो एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, और वो उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज इन सोशल सिस्टम। इसका इंग्लिश में स्ट्रक्चरल चेंज इन सोशल सिस्टम। ये जो संरचना है ब्राह्मणों की, इसमें हम एकदम बदल करना चाहते हैं, पूरा बदल करना चाहते हैं। साथियों, इसमें दूसरा है कि संगठन के कार्यकर्ताओं में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन अपने आप में एक बड़ी ताकत है। अनुशासित लोग ही शासक बन सकते हैं। कोई भी संगठन अनुशासन के बिना ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। अगर अनुशासन नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ जाता है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए, उन्होंने अनुशासित तरीके से काम किया, इसलिए वो महापुरुष बन गए। अगर महान काम करना चाहते हो, बड़ा काम करना चाहते हो, तो जीवन को अनुशासित करना पड़ता है। इसलिए जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अनुशासन ये शासन करने वाला तत्व है। आप अगर शासन करना चाहते हो तो आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन के बगैर आप शासन करती जमात नहीं बन सकते। इसलिए किसी भी कार्यकर्ताओं में, बामसेप और सहयोगी संगठन के कार्यकर्ताओं में अनुशासन होना ही चाहिए। केवल अनुशासन नहीं, दिशा निर्देशन होना चाहिए। संगठन ने जो दिशा निर्धारित की है उसी दिशा में काम करना है। संगठन ने जो निर्देश दिया है वही काम करना है।
अपने मन मर्जी से कोई काम नहीं करना है, मनमानी से कोई काम नहीं करना है। हमारे पहले जिन लोगों ने दिशा निर्देशन में काम नहीं किया, मनमानी से काम किया, सत्यानाश हो गया। हमारे सामने उनका इतिहास है। अगर हम भी वैसा ही करेंगे, किसी के नहीं मानेंगे, किसी के नहीं सुनेंगे, अपने मन से करेंगे, मनमानी तरीके से करेंगे, हमारा भी सत्यानाश होगा। तो संगठन ने जो दिशा निर्धारित की है और संगठन ने जो निर्देशन दिए हैं, खासकर ऑर्गेनाइजेशनल कैडर कैंप में ये पढ़ाया गया, सिखाया है, उसी के अनुसार हमें काम करना होगा। कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई कार्यकर्ता छोटा नहीं, कोई कार्यकर्ता बड़ा नहीं, और उसको संगठन के दायरे में रहकर काम करना हो, बड़ा हो या छोटा हो। दूसरा, नियंत्रण और निगरानी में काम करना होगा। नियंत्रण रहेगा संगठन का, निगरानी रहेगी संगठन की। अगर तालुका यूनिट है तो नियंत्रण जिला यूनिट का, अगर जिला यूनिट है तो नियंत्रण कमिश्नर यूनिट का, कमिश्नर यूनिट है तो नियंत्रण राज्य यूनिट का, राज्य यूनिट है तो नियंत्रण सेंट्रल का, सेंट्रल है तो नियंत्रण सचिवालय का, सचिवालय है तो नियंत्रण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। यह नियंत्रण निगरानी का मामला है। तो उनके नियंत्रण में आपको काम करना है। उन्होंने जो नियंत्रण और निगरानी का क्या मतलब है? आपके ऊपर वॉच है। निगरानी का क्या मतलब है? आपके ऊपर वॉच है, आपके ऊपर सीसीटीवी लगाए हैं, आपके ऊपर कैमरा लगाए हैं कि आप काम करते समय कैसे काम करते हो। तालुका यूनिट पर वॉच है जिला यूनिट का, जिला यूनिट पर वॉच है कमिश्नर यूनिट का, कमिश्नर यूनिट पर वॉच है राज्य यूनिट का, राज्य यूनिट पर वॉच है सेंटर यूनिट का, सेंटर यूनिट पर वॉच है सचिवालय का, और सचिवालय पर वॉच है, नियंत्रण है, निगरानी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मतलब हमारा कार्यकर्ता पदाधिकारी उस नियंत्रण निगरानी के बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर गया तो क्या होता है मालूम है? आपको भी अनुभव आया होगा। आपके हाथ में 25,000 का मोबाइल है और जब किसी आप पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को फोन करते हो तो वहां से आवाज आती है आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ कवरेज एरिया। इसका दूसरा मतलब है आउट ऑफ नियंत्रण, आउट ऑफ निगरानी। अगर वो आउट ऑफ कवरेज एरिया, आउट ऑफ रेंज है, नियंत्रण निगरानी में नहीं है, तो उसका 25,000 का मोबाइल होते हुए भी कोई फायदा नहीं, केवल खिलौना है। अगर वो नियंत्रण में नहीं, निगरानी में नहीं, वो खिलौना है, और खिलौना किसी के भी हाथ का बन सकता है। इसलिए हमारा कार्यकर्ता नियंत्रण और निगरानी में काम करना चाहिए। एक हुआ दिशा निर्देशन, दूसरा हुआ नियंत्रण निगरानी, तीसरा समन्वय, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, समन्वय और सहकार होना चाहिए। साथियों, एक आदमी यह काम नहीं कर सकता, एक के बाद जब दूसरा आदमी आता है तब यह काम हो सकता है। इसलिए हमारे अंदर समन्वय होना चाहिए। मैं अकेला ही करूंगा, संभव नहीं। इस काम में दूसरों का महत्व ध्यान में रखते हुए काम करना होगा, क्योंकि इस काम में दूसरों का महत्व अगर आप देते हो, दूसरों का महत्व जानते हो, तो ही आप काम कर सकते हो। बुद्धा को भी लगा था मैं अकेला काम नहीं कर सकता, इसलिए भिक्षु संघ का निर्माण किया। संतों को भी लगा था हम अकेले काम नहीं कर सकते, इसलिए वारकरी संप्रदाय, वारकरी संघ का निर्माण किया। शिवाजी महाराज को भी लगा था कि मैं अकेला काम नहीं कर सकता, इसके उन्होंने सेना बनाई मूल निवासी लोगों की। फुले को भी लगता था मैं अकेला काम नहीं कर सकता, इसलिए सत्यशोधक बनाया समाज। और बाबा साहब अंबेडकर को भी लगता था कि मैं अकेला काम नहीं कर सकता था, इसलिए तो आखिरी दिनों में बाबा साहब ने यह बोलकर दिखाया 17 अगस्त 1952 को कि एक आदमी उसके जीवन में जितना काम करता है उससे कई गुना मैंने ज्यादा काम किया है, लेकिन मैं एक काम नहीं कर सकता। मैंने आपके लिए 3 काम किए हैं, आपको शिक्षा दी, आपको संवैधानिक अधिकार दिए, आपको स्वाभिमान दिया, लेकिन मैं एक काम नहीं कर सका। कौन सा? स्वाभिमानी लोगों का संगठन बनाने का। स्वाभिमानी लोगों का संगठन का मतलब पढ़े लिखे लोगों का संगठन, कर्मचारी लोगों का संगठन। बाबा साहब से कुछ कारणवश यह काम अधूरा रहा, वही काम बामसेप ने हाथ में लिया और उसी काम को जिंदगी पूरा करने के लिए जिंदगी लगाई। इसका मतलब है दिशा निर्देशन, नियंत्रण निगरानी, अनुशासन और समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर
कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब, एक दूसरे के साथ चर्चा करो, सलाह मशवरा करो, पूछो, तो लोग अगर चर्चा करते तो लोगों को महत्व देते हैं ऐसा लगता है, तो लोग भी चर्चा में सहभागी होते हैं और आपको पॉजिटिव कोऑपरेशन करते हैं। हम लोगों को पूछते नहीं, अपने ही मन से काम करते हैं, तो लोग आपको साथ सहयोग देने वाले नहीं, क्योंकि हमारे लोग अड़ेल तट्टू लोग हैं। रस्सी खेच करते हैं, रस्सी खेच, टग ऑफ वार, मैं यहां खींचूंगा तुम वहां खींचो और वो रस्सी टूटने दो, मैं भी नहीं करूंगा तुझे भी नहीं करने दूंगा। इसलिए जिसके पास समझ है और ज्यादा समझ है उसने दूसरे लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए, मशवरा करना चाहिए। इसलिए नई चीजें भी हम लोगों को सीखने को मिलती है और इससे हेल्दी वातावरण हेल्दी होता है। अगर हेल्दी वातावरण होता है तो हमारे प्रति हमारे लिए कार्यकर्ता के अंदर एक रिस्पेक्ट निर्माण होता है और जिसके प्रति ज्यादा रिस्पेक्ट होता है उसकी बातें लोग सुनते हैं और उसका काम करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि चापलूसी के लिए ज्यादा तवज्जो देना है। जो काम करता है वो हमारा कार्यकर्ता, जो आगे पीछे करता है वो हमारा कार्यकर्ता नहीं हो सकता। संगठन ने दिया हुआ टारगेट निर्धारित समय में उद्देश्य और विचारधारा को ध्यान में रखते हुए जो पूरा करता है वो हमारा कार्यकर्ता। अपनी मनमर्जी से करता है, केवल आगे पीछे करता है, वो हमारा कार्यकर्ता नहीं। और अगर हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, समन्वय करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इससे क्या होगा, लोग कोऑपरेशन देंगे, साथ सहयोग देंगे। और लोगों के साथ सहयोग के बिना आप ये काम नहीं कर सकते। अगर लोगों ने साथ सहयोग दिया ही नहीं, कैसे काम करोगे? लोग हमारे कार्यकर्ता शिकायत करते हैं, पदाधिकारी शिकायत करते हैं, लोग साथ नहीं देते। तो मेश्राम साहब उनको कहते हैं, लोग साथ नहीं देते, लोगों का साथ लेना पड़ता है। दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। बेटा बाप का साथ नहीं देता, बाप बेटे का साथ नहीं देता, साथ लेना पड़ता है। और साथ लेना साथ लेने वालों की क्षमता पर, योग्यता पर, पात्रता पर निर्भर होता है। लिट्टे का जो प्रमुख है प्रभाकरण, उसने किसके लिए कार्यकर्ता को तैयार किया? मरने के लिए। अभी लोग मरने के लिए तैयार हो सकते हैं, आंदोलन चलाने के लिए क्यों नहीं हो सकते? समाज है साथियों, आप जिस कारण के लिए समाज को तैयार करना चाहते हो उस कारण के लिए समाज तैयार होता है। फोकट खाने के लिए तैयार करो, फोकट खाने के लिए तैयार होते हैं। शराब पीने के लिए तैयार करो, शराब पीने के लिए तैयार होते हैं। मरने के लिए तैयार हो तो लोग मरने के लिए तैयार होते हैं। मारने के लिए तैयार करो, लोग मारने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। लिट्टे ने उदाहरण दिया, लिट्टे ने मरने के लिए लोगों को तैयार किया। वो साइनाइड की गोली वो मुंह में डालते थे और मर जाते थे, बस। और जो मरने के लिए तैयार है, क्या वो मारने के लिए डर जाएंगे? ये कब होगा? समन्वय होगा, चर्चा होगी, सलाह मशवरा होगा, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करोगे, एक दूसरे का महत्व जानोगे, तब ये होगा। अगर आप दूसरे का महत्व नहीं जानोगे तो दूसरा साथ से क्यों करेगा? नहीं हो सकता। और दूसरी एक बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी है, खासकर सीनियर कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, हमारी वजह से संगठन का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक कार्यकर्ता तैयार करने के लिए साथियों 15 साल, 20 साल, 30 साल संगठन को समय लगाना पड़ता है। इसलिए हमने ध्यान में रखना है कि हमारे वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई गलत हो रहा है तो साहब को इसकी जानकारी भी देनी चाहिए। क्योंकि कोई किसान अगर गेहूं पर जंतुनाशक फवारनी करता है तो उस किसान का जो उद्देश्य है वो जंतु मारना उद्देश्य नहीं है, कीड़े मकोड़े मारना उद्देश्य नहीं है, बल्कि गेहूं की रक्षा करना उद्देश्य है। लेकिन गेहूं की रक्षा करते समय कीड़े मकोड़े मर ही जाते हैं। इसलिए संगठन बचाना हमारा उद्देश्य है, किसी कार्यकर्ता को बिठाना उद्देश्य नहीं है। और हमारी वजह से कोई कार्यकर्ता बैठना नहीं चाहिए, उल्टा ज्यादा कार्यकर्ता तैयार होने चाहिए। और इस संगठन की विशेषता है, कभी पीछे नहीं गया, वो आगे ही जा रहा है। क्योंकि यह संगठन दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी, अनुशासन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन से काम कर रहा है। और यह सारा काम करते समय उद्देश्य को ध्यान में रखना है, विचारधारा को ध्यान में रखना है और निर्धारित समय, टाइम बाउंड कार्यक्रम हमको करना है।
अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो विषय नीचे दिया है लास्ट का, इस विषय का मतलब है कोई भी काम करना है। अभी तो हमने डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम खड़ा किया है सचिवालय में। अगर आपको तालुका स्तर पर कार्यक्रम लेना है, जिला स्तर पर लेना है, कमिश्नरी स्तर पर लेना है, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव देना चाहिए। अपने राज्य में, अपने यूनिट में, अपने संगठन में आप जो भी करना चाहते हो करो, मगर सचिवालय की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति ले लो। इससे डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट से हिस्ट्री बनेगी। अगर हिस्ट्री बनेगी तो हमारी आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को इसका फायदा होगा। आज हम ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब ने डॉक्यूमेंटेशन किया है। अगर हम भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो ये होगा। बामसेप के अलावा पूछो किसी के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है? कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। तो अगली पीढ़ी को क्या बताएंगे? अभी वो डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं रखते? सौदेबाजी है, समझौते हैं, दलाली है, तो डॉक्यूमेंट कैसे रहेंगे? हमारा टोटल माइक पर चल रहा है और कैमरा के सामने चल रहा है। मतलब कैमरा, हम भी झूठ ऐसा कह सकते हम नहीं बोले थे तो कैमरा कहेगा बोले थे। अगर हमने कहा कि यह बात हमने नहीं किया तो कैमरा है ना। जो लोग सही तरीके से और ईमानदारी से और निष्ठा से काम करते हैं उनको कोई समस्या नहीं आती। इसलिए साथियों, हमारा अल्टीमेट गोल जो है तो संगठन और आंदोलन को बढ़ाना है। संगठन बढ़ाया है, स्थापित किया है, एस्टैब्लिश किया है, प्रस्तापित किया है, और आज आपके संगठन का डर दुश्मन के दिल में है। और इसका उदाहरण जाते जाते बताऊंगा। मेश्राम साहब ने कहा कि ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है और मोहन भागवत कह रहा है भारत के सभी लोगों का डीएनए एक है। ये डर नहीं तो क्या है? और एक आदमी को डर रहा है। आरएसएस की कितनी ताकत है मालूम है? आरएसएस ग्राम पंचायत से लेकर सेंटर तक उनकी सत्ता है। हर ग्राम पंचायत, हर पंचायत समिति, हर जिला परिषद, हर विधानसभा, हर मतलब लोकसभा, राज्यसभा और हर संवैधानिक संस्था पर उनका कब्जा है। फिर भी वो आदमी डर रहा है केवल एक आदमी से। और मेश्राम साहब की कहीं पर भी सत्ता नहीं है, ग्राम पंचायत में भी नहीं है हमारी। क्योंकि समझौता नहीं, दलाली नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं, दुश्मन के साथ किसी भी चीज का कोई समझौता नहीं। मरता क्या ना करता यह स्थिति हमारी आज है। और हमारे पास खोने के लिए है ही क्या भाई? सब कुछ तो खो चुके हैं हम, क्या बचा है यार? इसलिए साथियों, हर कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी ने दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी, अनुशासन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और उद्देश्य को ध्यान में रखकर, विचारधारा को ध्यान में रखकर, संगठन के फ्रेमवर्क में रहकर निर्धारित समय पर अगर हम काम करते हैं तो इसको अनुशासन माना जाता है। यही अनुशासन। यह अनुशासन हर कार्यकर्ता में अगर हो, और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, स्वयं स्फूर्त अनुशासन नहीं, तो फिर पेनाल्टी लगाकर लगाना पड़ता है, तो दुख होता है, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो ये अनुशासन के दायरे में हम लोगों को इस बारे में पहल करके सोचना चाहिए। और हमारी वजह से संगठन का, यूनिट का नुकसान नहीं होना चाहिए और कोई कार्यकर्ता भी नहीं बैठना चाहिए। ये बात हमको ध्यान में रखकर काम करना होगा। साथियों, एक नया जो विषय है कि बंगाल में बीजेपी पार्टी के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सांसद विधायकों द्वारा ग्रेटर कूच बिहार राज्य एवं जंगल महल अलग राज्य बनाने की मांग करना और बीजेपी के ही नेताओं के द्वारा यह कहना कि इन लोगों का यह निजी विचार है, पार्टी का विचार नहीं है, ऐसा प्रचार करने के पीछे ब्राह्मणों का कोई षड्यंत्र है। साथियों, ये बंगाल का स्टेट लेवल का विषय है, तो इसमें दो मांगे हैं। एक ग्रेटर कूच बिहार राज्य की मांग और दूसरी है जंगल महल अलग राज्य की मांग। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेटर कूच बिहार राज्य की मांग ये गैर आदिवासी द्वारा की गई होगी और जंगल महल अलग राज्य की मांग आदिवासी द्वारा की गई होगी। और गैर आदिवासी ग्रेटर कूच बिहार की मांग करते हैं, ऐसा प्रचार कर रहे हैं, और जंगल महल अलग राज्य की मांग आदिवासी कर रहे हैं, ऐसा प्रचार वहां कर रहे हैं। और बीजेपी वाले जो उनके आला
आला कमान है वो ऐसा कहते हैं कि ये उनका विचार है और हमारा पार्टी का विचार नहीं। साथियों, किसी भी पार्टी के जो सांसद है, खासकर बीजेपी के, कांग्रेस के, कम्युनिस्ट के, क्या वो पार्टी के आदेश के बगैर, सहमति के बगैर बोल सकते हैं? उनको मुंह खोलने की अनुमति नहीं है पार्टी के आदेश के बगैर, तो ऐसा कैसे बोल सकते? इसका मतलब पार्टी का उनको अंदरूनी समर्थन है, और पार्टी का अंदरूनी समर्थन है, और अंदरूनी समर्थन वजह बोल रहे हैं। अब पार्टी अंदरूनी समर्थन क्यों दे रहे हैं? पार्टी अंदरूनी समर्थन अलग राज्य के लिए नहीं दे रही है, लेकिन गैर आदिवासियों और आदिवासियों में झगड़ा लगाने के लिए दे रहे, ऐसा इससे प्रतिध्वनित अर्थ निकलता है। एक आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच जो झगड़ा लगाने का मामला है वो यहाँ हो रहा है, और हम पूरे भारत में आदिवासियों के समर्थन में गैर आदिवासियों को खड़ा करना चाहते हैं, और गैर आदिवासियों के समर्थन में आदिवासियों को खड़ा करना चाहते हैं। शायद इसको छेद देने के लिए ऐसा वहाँ होता होगा, ऐसा ध्वनित होता है। साथियों, इस विषय में मुझे इतनी ही बात रखी थी, आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस विषय की अध्यक्षता करने हेतु मुझे सूचना दी, और मैंने ये समापन मेरा पूरा किया है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।